नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2021 के लिए जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हमारा समाप्त हो गया था। लास्ट वाले जो प्रश्न थे आपके रीजनिंग और कंप्यूटर, वो सारे साइड में आई बटन में आपको पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 7। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के अंतर्गत आज हम हिंदी के जो है वो 20 प्रश्न देखेंगे, जो कि आपका सुपर टेट के साथ साथ यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि जो सर्वनाम है उनके विकारी रूप कितने कारकों से जो है वो बनते हैं। 4 ऑप्शन है, 5, 7, 8 या फिर 13। सर्वनामों के विकारी रूप कितने कारकों से बनते हैं। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो अब बात करते हैं आंसर के ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो सर्वनाम जो है उनके विकारी रूप आपके 7 जो है वो कारकों से बनते हैं। आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका दूसरा प्रश्न कह रहा है कि रीतिकाल को किस नाम से जो है वो जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप का एक ना एक प्रश्न कहीं ना कहीं आप देखेंगे प्रत्येक पेपर जो भी हिंदी से संबंधित होता है उसमें पूछा ही जाता है। तो बताना है आपको। पहला ऑप्शन कह रहा है उत्तर मध्यकाल, दूसरा कह रहा है पूर्व मध्यकाल, तीसरा कह रहा है स्वर्णकाल और चौथा कह रहा है बीज वपन काल। तो रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका आंसर ए वाला सही हो जाएगा बिल्कुल। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है और जो पूर्व मध्यकाल है इसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। ये सभी आपको रटे होने चाहिए क्योंकि कोई ना कोई आपसे पूछ लिया जाता है। फिर बात करते हैं वीरगाथा काल, बहुत पूछा जाता है। तो आदि काल को ही वीरगाथा काल जो है कहा जाता है। और भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए, तो वही डायरेक्ट जो है वो पूछ लिया जाता है। तो वो आपको जो है वो पता होना चाहिए। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न तीसरा। इनमें से प्रविशेषण शब्द जो है आपको छांटना है कि रवि बहुत तेज विद्यार्थी है। 4 ऑप्शन है, रवि बहुत तेज या फिर विद्यार्थी। तो सबसे पहले समझिए कि प्रविशेषण होता क्या है। देखिए कुछ ऐसे भी विशेषण आपको देखने को मिलते हैं हिंदी में जिनके स्वयं के भी विशेषण होते हैं, यानी कि हम कहेंगे कि विशेषण का भी विशेषण। जैसे रवि बहुत तेज विद्यार्थी है, तो यहाँ पर विशेषण क्या है, यहाँ पर तेज है, उसकी विशेषता जो बताई जाती है। विशेषण मतलब विशेषता। तो विशेषता क्या बताई जा रही है, रवि बहुत तेज विद्यार्थी, तेज है। तो यहाँ पर जो तेज है विशेषता है। इस तेज शब्द की कौन विशेषता बता रहा है, तो ये बहुत शब्द बता रहा है। ये बहुत क्या हो जाएगा, आपका प्रविशेषण हो जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा कि जो कुछ विशेषण है उनकी भी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो आपका हो जाएगा। और एग्जाम्पल जैसे कि पहाड़ी बड़े साहसी होते हैं, हमने ऐसे कहा। तो साहसी जो है यहाँ पर विशेषण है, पर बड़े साहसी होते हैं वो आपका क्या है, प्रविशेषण है। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि परंतु और लेकिन जो है वो है संयोजक है या फिर विभाजक है या फिर विरोध बोधक है या फिर शर्त बोधक है। तो बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। सेंटेंस में आप रख के देखेंगे आपको स्वयं से समझ में आएगा कि मैंने उससे कहा काम करने को परंतु उसने नहीं किया। तो ये क्या परंतु वर्ड दर्शा रहा है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो विरोध बोधक बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। मैंने एग्जाम्पल ही बताया, उसी से आपको समझ में आ रहा है, चाहे वो परंतु हो चाहे वो लेकिन हो, तो इनका यूज आप इसी संदर्भ में करते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। ये पंक्तियां जो हैं वो किस कवि की हैं। नागार्जुन की हैं, अज्ञेय जी की हैं, नरेंद्र शर्मा की हैं या फिर त्रिलोचन की हैं। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। बताना है आपको कि ये पंक्तियां जो है वो इनमें से किन की हैं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला त्रिलोचन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पंक्तियां जो हैं इनकी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। प्रश्न कह रहा है आपको स्त्रीलिंग शब्द का चयन जो है वो करना है। मिनट, दिन, तिथि या फिर दिनांक। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो बताइए जल्दी से इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द होगा। मिनट, दिन, तिथि
या फिर दिनांक। तो इस टाइप के प्रश्न को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि उसके साथ आप एक सेंटेंस बना लीजिए। जैसे कि यदि आप मिनट की बात कर रहे हैं तो मिनट के लिए आप क्या कहते हैं, एक पुरुष के संदर्भ में आप सोचिए और एक स्त्री के संबंध में। मतलब कहने का है कि मिनट के साथ जब आप सेंटेंस पूरा करते हैं तो आप कहेंगे कि समय को लेकर ही कह लीजिए कि 3:15 होता है। कभी ये नहीं कहते कि होती है। तो होता है मतलब ये आपका पुल्लिंग शब्द है। यदि कहते होती है तो आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। प्रश्न में कह रहा था स्त्रीलिंग शब्द छाटिए, तो ये आपका पुल्लिंग शब्द है। दिन में बताइए, दिन आप क्या कहते हैं कि दिन ढलता है, ढलती है नहीं कहते हैं। दिन के साथ कोई भी सेंटेंस जोड़ लीजिए तो उसके साथ आपको समझ में आ जाएगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आपका बी वाला भी नहीं होगा कि दिन ढलता है, ढलती नहीं होता है, तो स्त्रीलिंग ये भी नहीं है। तिथि में देखिए, तिथि हम क्या कहते हैं, कोई तारीख ही ले लीजिए कि जैसे 24 तिथि होता है हम नहीं कहते, 24 तिथि होती है हम कहते हैं। अब समझ में आपको आ गया होगा कि कैसे आप पहचान सकते हैं। तो तिथि आपका स्त्रीलिंग है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तिथि होती है, होता है नहीं होता है। दिनांक में इसी प्रकार चेक कर लीजिए, तो दिनांक में आप क्या कहेंगे कि आज दिनांक, कितनी भी आप बताएंगे कि है, या इसी प्रकार और भी कोई दिनांक में आप जो है शब्द लगाकर या सेंटेंस जो है बनाकर देख सकते हैं। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न कह रहा है कि वसुधा पत्र का संपादन कहाँ से जो है वो होता है। कोलकाता से होता है, जबलपुर से होता है, पटना से होता है, या फिर दिल्ली से होता है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस जो है हम कराते रहें। अब सभी का एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, कि वसुधा पत्र का संपादन कहाँ से होता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आपका ऑप्शन नंबर बी जबलपुर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। परंतु यदि जबलपुर ऑप्शन में ना हो, एमपी हो, मध्य प्रदेश ऑप्शन में हो, तब आप मध्य प्रदेश को जो है वो टिक करेंगे। जबलपुर जो है आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में मध्य प्रदेश लिखा रहता है, तो इसलिए आपको वो भी पता होना चाहिए। अगला 8वां प्रश्न कह रहा है कि वह जा रहा है वाक्य में वाच्य कौन सा है। कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। वह जा रहा है वाक्य में कौन सा वाच्य है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। और कृतवाच्य होता क्या है, पहले तो आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए कृतवाच्य जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब होता क्या है कृतवाच्य, इसको समझिए कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, या कह सकते हैं क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन, कारक के अनुसार होता है और इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, तब आपका कृतवाच्य जो है वो होता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कर्ता को ही बारे में कहा जा रहा है कि वह जा रहा है, इसी की प्रमुखता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि योगी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन है, जोगी होगा, निरोगी होगा, भोगी होगा, या फिर रोगी होगा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको कि योगी का विपरीतार्थक या विलोम शब्द क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो ना तो जोगी होता है, निरोगी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, रोगी बिल्कुल नहीं होगा, बचा सी ऑप्शन भोगी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 10वां, कि वह लड़का जिसका विवाह होने को है, उसके लिए आप कौन सा शब्द यहाँ पर प्रयोग करेंगे। उसके लिए पूछा गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कि कौन सा शब्द यहाँ पर सही है। वह लड़का जिसका विवाह जो है वो होने को है, सधवा, वंध्या, वैवाहिकी, या फिर विवाहिता। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि वह लड़की, लड़का नहीं लड़की, वह लड़की जिसका विवाह होने को है, उसे आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसे हम वैवाहिकी जो है वो कहते हैं। सी वाला ऑप्शन सही होगा। और जो ऑप्शन में ए में दे रखा है सधवा, ये विधवा का विलोम होता है। विधवा जिसका पति जो है मर गया हो, और सधवा मतलब सुहागिन या सौभाग्यवती, उसके संदर्भ में आपका होता है। तो ये विलोम बहुत पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, वह लड़की जिसका विवाह होने को है, वैवाहिकी आपका सही हो जाएगा। 11 प्रश्न कह रहा है कि अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। अक्षवाट होगा, अक्षोट होगा, अखरोट होगा, या फिर असरोट होगा।
इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। और ये जो वीडियो है आप लाइव देख रहे हैं शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो प्रश्न जो यहाँ पर कराए जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। सुपर टेट के लिए लाइव टाइमिंग है शाम के 8 बजे, और सी टेट के लिए इस समय दोपहर के 3 बजे जो है वो चल रही है। आंसर की बात करते हैं, अखरोट शब्द का तत्सम रूप, तो आपका ऑप्शन बी वाला अक्षोट जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अखरोट का तत्सम रूप अक्षोट। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां, कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या होगा। सुधांशु होगा, या फिर त्रिदश होगा, या फिर द्विरद होगा, या फिर पतंग होगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। सुधांशु, त्रिदश, द्विरद या फिर पतंग। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपका ना तो आपका सुधांशु होता है, ना ही आपका त्रिदश होता है, ना ही आपका द्विरद होता है। आपका सूर्य का पर्यायवाची पतंग होता है। बहुत से लोगों ने तो कभी सुना भी नहीं होगा। वैसे सूर्य के पर्यायवाची के जब ऑप्शन पूछे जाते हैं तो अधिकतर आपको दिनकर, भानु, दिवाकर, भास्कर ये सब देखने को मिलते हैं। पर ध्यान रखिएगा पतंग भी आपका पर्यायवाची होता है। और भी होते हैं, प्रभाकर होता है, अंशुमाली होता है, विहंगम होता है, मार्तंड होता है। ये सभी आपके सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। 13 प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या जो है वो कितनी है। 52 है, 50 है, 39 है, या फिर 29 है। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे, कुल 52 जो है आपके वर्ण है। अगला प्रश्न 14 कह रहा है कि हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है। प्राकृत भाषा है, संस्कृत भाषा है, पाली भाषा है, या फिर उर्दू भाषा है। बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। हिंदी की आदि जननी जो है वो कौन सी भाषा है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन बी वाला संस्कृत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्कृत जो है आपकी हिंदी की आदि जननी है, और संस्कृत जो है वो पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक जो है वो पहुंचती है। तो आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। प्रश्न कह रहा है 15 नंबर, कि वोट दाता किस भाषा का जो है वो शब्द है। जापानी भाषा का है, देशज का है, विदेशी का है, या फिर संकर है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको वोट दाता किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन डी वाला संकर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संकर शब्द होते क्या हैं? वे शब्द जो कि दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हो उन्हें हम कहते हैं संकर शब्द। तो इसके बहुत से उदाहरण में सबसे जो प्रमुख उदाहरण है वो आपको रेलगाड़ी याद रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये रेलगाड़ी पूछा जाता है। तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर वोट दाता के लिए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 16, कि श्री कामता प्रसाद गुरु ने कितने विराम चिन्ह जो है वो बताए हैं। 20 बताए हैं, 15 बताए हैं, 30 बताए हैं, या फिर 10 बताए हैं। ये तो आपसे पूछे जाते हैं विराम चिन्ह के अंतर्गत जो आपके सभी है उनसे भी हर साल कहीं ना एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो बताना है आपको कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ए वाला ऑप्शन 20 जो है बिल्कुल सही होगा। कौन कौन से होते हैं एक बार मैं स्पीड में नाम बता देता हूँ। आपका पूर्ण विराम होता है, फिर अर्ध विराम होता है, अर्ध विराम में इस प्रकार से रहता है। फिर आपका अल्प विराम होता है जो कि कॉमा होता है। फिर आपका प्रश्न चिन्ह होता है। फिर आपका आश्चर्य चिन्ह जिसे हम क्या कहते हैं, विस्मयादि चिन्ह, वो आपका होता है। निर्देशक चिन्ह आप जानते हैं डैश इस टाइप से बनाते हैं, जिसको हम संयोजक या सामासिक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। फिर आपका कोष्ठक होता है 3 टाइप के अलग अलग छोटे बड़े के हिसाब से। फिर आपका अवतरण चिन्ह होता है जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला आता है। फिर आपका उप विराम होता है जिसे हम अपूर्ण विराम भी कहते हैं। फिर आपका विवरण चिन्ह होता है। फिर आपका पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होता है। फिर आपका लाघव चिन्ह होता है, इस टाइप से डॉक्टर वगैरह में हम लिखते हैं छोटा सा गोला बनाकर। फिर आपका लोप चिन्ह होता है। एक आपका दीर्घ उच्चारण चिन्ह होता है। एक आपका हंस पद होता है, कोई चीज छूट जाती है तो इस प्रकार से बनाते हैं। तुल्यता सूचक आपका होता है।
कंपैरिजन के लिए बराबर का चिन्ह हम लगाते हैं, समाप्ति सूचक होता है और टीका सूचक होता है और पाद चिन्ह होता है। तो ये कुल मिलाकर आपके 20 जो है आपके कंप्लीट जो है वो हो जाते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न हमारा 17 की उपमेय और उपमान की सादृश्यता बताने वाले जो शब्द हैं उनको जो है किस नाम से जाना जाता है? उपमान के नाम से जानते हैं या फिर वाचक के नाम से जानते हैं या फिर धर्म के नाम से जानते हैं या फिर उपमेय के नाम से जानते हैं? तो धर्म तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। इन तीनों ऑप्शन में बताइए, छाटिए कौन सा सही होगा। उपमेय और उपमान की सादृश्यता बताने वाले शब्द को किस नाम से जानते हैं? चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन ए बी सी डी में से या ए बी डी में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन बी वाला वाचक जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 18। शांत रस जो है इसका स्थायी भाव क्या होगा? ये आपसे जो है वो पूछा गया है। भय होगा, शोक होगा, निर्वेद होगा या फिर आपका उत्साह होगा। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। शांत रस का स्थायी भाव। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आप सभी जानते हैं सी वाला ऑप्शन निर्वेद बिल्कुल सही हो जाएगा। यही आपका सही हो जाएगा। ये सभी रट लीजिएगा, जितने भी आपके स्थायी भाव होते हैं एक ना एक कई बार पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 और 20 पैराग्राफ पर आधारित। 19 और 20 के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। पैराग्राफ गद्यांश दे रखा है, पढ़ लेते हैं कि लोकमान्य तिलक अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए गए थे। उन्होंने जेल में अपने आप को अध्ययन में व्यस्त रखा। जेल बहुत शांत जगह थी जहां पक्षी भी नहीं चहचहाते थे। तिलक ने अपने भोजन में से थोड़ा सा खाना पक्षियों के लिए रखना शुरू कर दिया। आरंभ में तो किसी ने वह खाना नहीं छुआ, किंतु कुछ दिन बाद थोड़े से पक्षियों ने वहां आना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई और वे तिलक के चारों ओर इकट्ठा होने लग गए। पक्षी उनके सिर पर, कंधों पर निडर निडर होकर बैठ जाते थे। एक दिन गश्त लगाते हुए जेलर तिलक की कोठरी की ओर आए। पक्षियों की चहचहाट सुनकर उन्होंने कोठरी में झांका और पूर्णतः आश्चर्यचकित रह गए। इतने सारे पक्षी कहाँ से आ गए? उसने पूछा। तिलक ने उत्तर दिया, मित्र, मैं इन्हें भारत से नहीं लाया हूँ, ये यहाँ से ही आए हैं। जेलर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, यहाँ तो हर कोई पक्षियों को खा जाता है, इसलिए पक्षी इस ओर नहीं आते हैं। तिलक हंसकर बोले, पक्षी भी मित्र और शत्रु में भेद कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया गद्यांश है। 19 नंबर प्रश्न इस पर बेस्ड पूछा गया है कि तिलक जेल में अपना समय कैसे व्यतीत करते थे? पक्षियों को खाना खिलाकर या फिर अध्ययन करके या फिर जेलर जो हैं उनसे बात करके या फिर पक्षियों की चहचहाहट सुनकर। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, आसानी से आप बता सकते हैं। बिल्कुल आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा, अध्ययन करके जो है वो सही हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि पक्षी के बारे में इतना हाईलाइट करके बताया गया है तो पैराग्राफ में उन्हीं के बारे में बताया गया है, ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, पैराग्राफ में लिखा भी है, उन्होंने अपने आप को अध्ययन में जो है वो व्यस्त रखा। तो यही आपका ऑप्शन अध्ययन करके सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी और जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। देखते हैं हमारा 20 नंबर और लास्ट प्रश्न कि तिलक अपने भोजन से पक्षियों के लिए कुछ खाना क्यों रखते थे? उनके पास पर्याप्त भोजन था इसलिए, या फिर वे बहुत अकेला महसूस करते थे इसलिए, या फिर उन्हें पक्षी और उनकी चहचहाट पसंद थी इसलिए, या फिर पक्षियों के लिए खाना रखना उनकी आदत थी। तो देखिए, आदत तो आप इसमें नहीं कहेंगे, क्योंकि आदत तो हम नॉर्मल चीज़ों के संदर्भ में कहते हैं, पर पक्षियों को खाना खिलाना आप क्या कहेंगे? उन्हें पक्षी और उनकी चहचहाहट पसंद थी। ये वाला सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी हमारे 20 प्रश्न समाप्त हुए। 20 में से कितने प्रश्न सही रहे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आगे वाला जो पोर्शन है इंग्लिश वाले प्रश्न, वो आपको उसी में से मैं यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा हूँ, वो आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है। प्रश्न आपका है फिल इन द ब्लैंक्स से संबंधित कि ही इज एज क्लेवर डैश आई। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या आएगा? एज आएगा। ही इज एज क्लेवर एज आई, या फिर सो आई, या फिर देन आई, या फिर एज मच। तो चारों ही ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं जो आपको पूरा कंफ्यूज कर सकते हैं। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर जो है वो देते हैं। तो सभी लोग अपना आंसर इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा।
तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। कल हम देखेंगे शाम के 8 बजे इसके आगे के प्रश्न, जिसमें हमारे इंग्लिश के 10 प्रश्न, संस्कृत के 10 प्रश्न और आपके जो विज्ञान विषय है उसके 10 प्रश्न आते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।